नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में दोस्तों हम हिंदी विषय को कवर कर रहे हैं और हिंदी विषय में दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 4। इससे पहले दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट जो हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप दोस्तों चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपका जो सिलेबस है प्रवक्ता में, उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मी सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने आधार काल नाम किसने दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परसों मैंने आपको बताया था, आपके दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था। ठीक है, तो आदिकाल को आधार काल नाम जो है किसने दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? डॉक्टर मोहन अवस्थी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मोहन अवस्थी के साथ ही साथ आपको एक नाम और याद रखना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम जो है डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे। ठीक है, दूसरा नाम नोट रखेंगे दोस्तों, सुमन राजे। क्या? सुमन राजे। ठीक है, सुमन राजे और दोस्तों सुमन राजे और डॉक्टर मोहन अवस्थी, इन दोनों ने दोस्तों आदिकाल को क्या नाम दिया है? आधार काल नाम दिया है। ठीक है, क्यों दिया है दोस्तों? इन दोनों ने इसका चुनाव इसलिए किया क्योंकि वे इसे हिंदी साहित्य के विकास के लिए नींव मानते थे। ठीक हो गया, दोनों नाम याद रखेंगे, डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे। इन दोनों ने दोस्तों आदिकाल को आधार काल नाम दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इनमें से कौन है? ऑप्शन देखिए। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इनमें से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य का आरंभ लगभग जो है 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, जब अपभ्रंश से विकसित हो रही पुरानी हिंदी का साहित्यिक रूप सामने आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी को मानने वाले कौन है? तो राम कुमार वर्मा है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, वैसे हिंदी साहित्य का आरंभ दोस्तों लगभग 1000, ठीक है, 1000 ईस्वी जो है माना जाता है लगभग। और आप जानते ही हैं अपभ्रंश से विकसित हो रही पुरानी हिंदी का साहित्यिक रूप जब सामने आया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राम कुमार वर्मा की बात करें तो राम कुमार वर्मा ने दोस्तों हिंदी साहित्य का आरंभ जो है कब बताया है? 693 ईस्वी दोस्तों बताया है। साथ ही साथ राम कुमार वर्मा से आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, राम कुमार वर्मा का नाम याद रखेंगे, हिंदी एकांकी के जनक। ठीक है, हिंदी एकांकी, ठीक है, हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं आपके राम कुमार वर्मा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर रचनाओं के साथ साथ दोस्तों आपको जन्म और मृत्यु भी याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे राम कुमार वर्मा का जो जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, जन्म कब हुआ था नोट करते रहेंगे। राम कुमार वर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों 1905 में। कब हुआ था? 1905 में जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था आपको पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1990 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, क्लियर है।
साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, उनके बारे में आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनके जो एकांकी नाटक है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार इस राम कुमार वर्मा की रचनाएं जो हैं, क्या रचनाएं हैं और इनके जो एकांकी है नाटक, उन पर एक बार देखते हैं उनको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं नोट करेंगे। अंजलि, ठीक है, अंजलि हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपका हिमहास, हिमहास, हिमहास किसकी रचना है? हिमहास राम कुमार वर्मा की है। ठीक है, साथ ही साथ जौहर, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कोई भी रचना, जौहर किसकी रचना है? ये भी आपका जो है राम कुमार वर्मा की रचना है। ठीक है, चित्तौड़ की चिंता, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चित्तौड़ की चिंता, ठीक है, चित्तौड़ की चिंता। तो चित्तौड़ की चिंता दोस्तों ये किसकी रचना है? ये भी आपका दोस्तों राम कुमार वर्मा की रचना है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अंजलि, हिमहास, जौहर, चित्तौड़ की चिंता। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट एकांकी नाटक है। ठीक है, उनका आपको याद रखना है। एकांकी नाटक कौन कौन से हैं? ठीक है, इनके जो एकांकी नाटक हैं दोस्तों, उनको भी आपने याद रखना है। इनके एकांकी नाटक है दोस्तों, जैसे आपका बादलों की मृत्यु। ठीक है, नोट करेंगे बादलों की, ठीक है, पहला जो एकांकी नाटक है वो कौन सा है? बादलों की मृत्यु जो है पहला जो है इनका एकांकी नाटक है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों दूसरा आप याद रखेंगे दीपदान। ठीक है, पूछा भी गया है कई बार, दीपदान, दीपदान किसका एकांकी नाटक है? ठीक है, नोट करेंगे इसको। दीपदान जो है किसका एकांकी नाटक है? राम कुमार वर्मा का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहां से एक और याद रखना है आपने, क्या याद रखना है? पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें जो है ये रचना किसकी है? ये रचना भी दोस्तों राम कुमार वर्मा की है। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको राम कुमार वर्मा से याद रखने हैं। ठीक है, जन्म हुआ था 1905 में मध्य प्रदेश में। ठीक है, निधन हुआ था 1990 में, और इनको हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है राम कुमार वर्मा को। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं बताई मैंने आपको, अंजलि, हिमहास और जौहर, चित्तौड़ की चिंता। एकांकी नाटक है इनके बादलों की मृत्यु। ठीक है, पहला एकांकी नाटक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है बादलों की मृत्यु किसका पहला एकांकी नाटक है? तो राम कुमार वर्मा का है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने दीपदान बताया, दीपदान एकांकी नाटक किसका है? राम कुमार वर्मा का है। साथ ही साथ इनका उपन्यास भी याद रखेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनका चित्ररेखा। ठीक है, इनका एक क्या है? उपन्यास है, जो काफी बार पूछा जा चुका है। उपन्यास है, क्या है उपन्यास का नाम? चित्ररेखा। ठीक है, क्या है? चित्ररेखा। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं। दोस्तों ये पंक्ति यहाँ पर दी गई है आपको। ठीक है, इस पंक्ति के लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन देखिए, गुलाब राय, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो दोस्तों ये पंक्ति दोस्तों किस लेखक की है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। और रामचंद्र शुक्ल दोस्तों आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों एक हिंदी आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके जन्म की बात करें तो जन्म और मृत्यु दोस्तों आप दोनों याद रख के चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1884 में। कहाँ हुआ था जन्म? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 19
1941 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, बर्थ कब हुआ था? 1884 यूपी में, और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1941 में। दोनों चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक प्रणाली में संहिताबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो नाम आएगा रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है वैज्ञानिक प्रणाली याद रखेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रणाली। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक प्रणाली में संहिताबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आप सभी ने पढ़ी हैं रचनाएं। ठीक है, रचनाएं जो हैं इनकी क्या क्या है इनकी रचनाएं दोस्तों? ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों वो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। कब लिखा है पूछा जा सकता है आपको, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था 1929 में। ठीक है, 1929 में दोस्तों इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा रामचंद्र शुक्ल ने। साथ ही साथ इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों चिंतामणि। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चिंतामणि किसकी रचना है? ठीक है, तो चिंतामणि दोस्तों किसकी रचना है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, साथ ही साथ इनकी एक रचना और है दोस्तों रस मीमांसा। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है, रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा किसकी रचना है? तो रस मीमांसा दोस्तों ये रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, ठीक है, तो सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। ठीक है, मैंने आपको इनकी रचनाएं बता दी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? जैसे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया 1929 में लिखा। ठीक है, चिंतामणि हो गया, रस मीमांसा हो गया। ठीक है, और गोस्वामी तुलसीदास इनकी रचना है। ठीक है, और इनका जन्म और मृत्यु मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने वैज्ञानिक प्रणाली में संहिताबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो भरत मुनि आप सभी जानते हैं, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ऑप्शन देखिए, जन भाषा, देश भाषा, लोक भाषा या फिर अशुद्ध भाषा। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है दोस्तों, क्या नाम दिया है? देश भाषा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? देश भाषा नाम दिया है। ठीक है, बात करें दोस्तों भरत मुनि की, तो आप सभी जानते हैं भरत मुनि जो हैं एक प्राचीन भारतीय ऋषि थे। ठीक है, क्या थे? प्राचीन भारतीय ऋषि। ठीक है, प्राचीन भारतीय क्या थे? ऋषि। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है दोस्तों। कौन सा ग्रंथ लिखा है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है? तो नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है दोस्तों किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में दोस्तों इनका नाट्य हो गया, संगीत हो गया, छंद, अलंकार और रस जैसे विषयों पर एक ये विस्तृत ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे नाट्य शास्त्र में दोस्तों क्या है? नाट्य शास्त्र में ये एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें आपका नाटक, संगीत, छंद, अलंकार और रस जैसे विषयों का समावेश है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो नाट्य शास्त्र है दोस्तों इसकी रचना किसने की? भरत मुनि ने की। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको पंचम वेद कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 4 वेद आप जानते हैं कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको कि पंचम वेद किसको कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को दोस्तों पंचम वेद कहा जाता है।
ठीक है, क्लियर हो गया, सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। आंसर करेंगे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। आपको बताना है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। ऑप्शन देखिए, गोरखनाथ, महानाथ, नेमिनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर। नाथ संप्रदाय आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है आपका गोरखनाथ, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों गुरु गोरखनाथ आप इनके बारे में जानते ही हैं, ठीक है। दोस्तों ये नाथ संप्रदाय मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए जो नाथ संप्रदाय है, इस नाथ संप्रदाय को जो है ये एक दोस्तों शाखा है किसकी, शैव संप्रदाय की, ठीक है। किसकी एक शाखा है, शैव संप्रदाय की, ठीक है, शैव संप्रदाय, क्लियर है। संप्रदाय की जो है ये क्या है, शाखा है, क्लियर है। तो याद रखेंगे नाथ जो आपका नाथ संप्रदाय है ये शैव संप्रदाय की एक शाखा है, ठीक है, यानी कि जो शिव की पूजा करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, ठीक है। तो प्रवर्तक कौन थे नाथ संप्रदाय के, तो गोरखनाथ थे दोस्तों, ठीक है। गोरखनाथ से आपको क्या क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए यह एक हिंदू संत थे, ठीक है, हिंदू संत योगी कह सकते हैं, ठीक है, हिंदू संत और योगी थे दोस्तों ये, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया और अनेक ग्रंथों की रचना की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनका एक मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गोरखनाथ जो है इनका मंदिर जो है कहाँ पड़ता है, इनका मंदिर पड़ता है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है इनका क्या है, मंदिर। गोरखनाथ का मंदिर कहाँ है, गोरखनाथ का मंदिर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, सॉरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। तो गोरखनाथ का मंदिर आपको पूछा जा सकता है ये यूपी के कहाँ है, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे इन्हीं के नाम से इस जिले का नाम क्या पड़ा, गोरखपुर पड़ा, ठीक है, गोरखनाथ के नाम से ही दोस्तों, ठीक है, इस जिले का नाम यानी कि गोरखपुर जिले का नाम गोरखपुर क्यों पड़ा आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गोरखनाथ के नाम से पड़ा, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ गोरखनाथ जो थे दोस्तों ये भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, ठीक है, भगवान शिव के अवतार, ठीक है। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे अब गोरखनाथ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। 6 है दोस्तों पौमचर्यु नामक रचना के रचयिता। ये मैंने पहले भी आपको रचना बताई है, पौमचर्यु नामक रचना की रचयिता कौन है, पुष्पदंत धनपाल अब्दुल रहमान स्वयंभू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का, रचना को अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। पौमचर्यु जो रचना है दोस्तों किसकी है, 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ये रचना है दोस्तों स्वयंभू की, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। स्वयंभू आप जानते ही हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि किसको कहा जाता है, ठीक है, अपभ्रंश का, ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो याद रखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, स्वयंभू को, ठीक है, याद रखेंगे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो स्वयंभू की जो प्रमुख रचना है दोस्तों वो क्या है, एक तो आपका ये हो गया पौमचर्यु, ठीक है, साथ ही साथ दूसरा याद रखेंगे हरिवंश पुराण, ठीक है, क्या रखेंगे, हरिवंश, ठीक है, हरिवंश पुराण, ये किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है, ठीक है। एक और रचना है स्वयंभू की, क्या है, ऋठनेमि चर्यु, क्या है, रिठ, ठीक है, ऋठनेमि चर्यु। तो ऋठनेमि चर्यु जो है ये भी रचना किसकी है, स्वयंभू की है, ठीक है। सारी रचनाएं जो है इनकी याद रखेंगे, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना, ठीक है, आपको बताना है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम जो है रीतिकाल किसने माना है। ऑप्शन देखिए राहुल सांकृत्यायन,
राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे उत्तर मध्यकाल को सबसे पहले रीतिकाल किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं बताई थी आपको। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, चिंतामणि हो गया, रसमीमांसा हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं। आपको बताना है अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन देखिए, केशवदास, बिहारी, घनानंद या फिर पद्माकर। क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर बताइए? 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलंकार को काव्य का प्राण किसने कहा है? तो ये मानने वाले जो आचार्य हैं वो हैं केशवदास। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, केशवदास जो है अलंकार को काव्य का प्राण मानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों केशवदास से आपको क्या क्या याद रखना है? देखिए, केशवदास को दोस्तों क्या माना जाता है? केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ठीक है, रीतिकाल, एक मिनट। ठीक है, केशवदास। तो यहां पर याद रखेंगे रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना जाता है? रीतिकाल का प्रवर्तक। ठीक है, रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना जाता है? केशवदास को माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों केशवदास के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यह जो है दोस्तों हिंदी कवि और संस्कृत काव्य शास्त्र के क्या थे? विद्वान थे दोस्तों केशवदास। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1618 में। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी? 1618 ईस्वी में। ठीक है, केशवदास की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों जिनको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, पूछे गए हैं कई बार। तो केशवदास की रचनाओं की बात करें तो रचनाएं याद रखेंगे, रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया हो गया। ठीक है, कवि प्रिया हो गया। ठीक है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। ठीक है, और केशवदास की रचना रामचंद्रिका किसने लिखी है? रामचंद्रिका किसने लिखी है बताइए? रामचंद्रिका किसने लिखी है? केशवदास ने लिखी है रामचंद्रिका। ठीक है, साथ ही साथ विज्ञान गीता। ठीक है, विज्ञान गीता। ठीक है, विज्ञान गीता। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केशवदास की हैं। ठीक है, सारी रचनाएं याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखेंगे दोस्तों, केशवदास को क्या कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक, ये सारे फैक्टर आपको केशवदास से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। आंसर करेंगे, रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? आपको बताना है रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहने वाले कौन हैं? ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर मार्कंडेय वाजपेयी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? तो 9 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मार्कंडेय वाजपेयी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा है। ठीक है, और आमतौर पर इनको दोस्तों मार्कंडेय वाजपेयी को आमतौर पर जो है मार्कंडेय कहा जाता है इनको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 1930 में। ठीक है,
1930 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। और मृत्यु हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ मार्कंडेय वाजपेयी जो हैं दोस्तों, ये हिंदी के एक प्रमुख कहानीकार हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट आपके उपन्यास है और एकांकी हैं, वो याद रखने हैं, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु याद होगी आपको, ठीक है। और ये किसने कहा है ये भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। सीधे जो है आपका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कभी। तो रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा है, ठीक है। जन्म 1930 में हुआ और मृत्यु 2011 में, ठीक है। साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाओं पर बात कर लेते हैं। देखिए, मार्कंडेय वाजपेयी की बात करें, इनके उपन्यास आपको याद रखने हैं, ठीक है। उपन्यास इनके कौन कौन से हैं, ठीक है। उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास हैं दोस्तों इनके सेमल के फूल, नाम याद रखेंगे, सेमल, सेमल के फूल, ठीक है। सेमल के फूल उपन्यास किसका है पूछा जा सकता है, तो यह है मार्कंडेय वाजपेयी का, ठीक है। अग्निबीज, ठीक है, अग्निबीज, ठीक है। अग्निबीज ये दोस्तों किसका उपन्यास है? ये भी मार्कंडेय वाजपेयी का है, ठीक है, याद रखेंगे। इनका एक कहानी संग्रह है, वो भी याद रखेंगे, दूध और दवा, ठीक है, दूध और दवा। दोस्तों थोड़ा पेन जो है अच्छी से नहीं चल रही है, दूध और दवा, ठीक है। तो दूध और दवा जो है ये एकांकी है दोस्तों, एकांकी संग्रह है, किसका है? मार्कंडेय वाजपेयी का, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे मार्कंडेय वाजपेयी से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? आपको बताना है कौन से ऐसे कवि हैं दोस्तों जिन्होंने भक्ति पे भी लिखा है, श्रृंगार पे भी लिखा है, वीर उसमें भी लिखा है, तीनों में लिखा है, तीनों विषयों पर। तो ऑप्शन देखिए, भूषण, पद्माकर, मतीराम और सुरति मिश्र। क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों 10 का। ये पद्माकर जो है दोस्तों ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, ठीक है, ठीक है। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, कौन है? पद्माकर, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था पद्माकर का, कब हुआ था? 1753, ठीक है। एक मिनट, 1753 में जो है क्या हुआ था? इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, एमपी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1800, ठीक है, 1833 में, ठीक है। दोनों चीज याद रखेंगे, ठीक है। जन्म हुआ था 1753 में मध्य प्रदेश में और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1833 में कानपुर में, ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? जैसे आपका सफरनामा, ठीक है, किसकी रचना है? सफरनामा पद्माकर की है। प्रबोध पचासा, ठीक है, किसकी रचना है? पद्माकर की है, ठीक है। साथ ही साथ हिम्मत बहादुर, ये किसकी रचना है? पद्माकर की है। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की है। राम रसायन किसकी रचना है? पद्माकर की है, ठीक है। सारी रचनाएं किसकी हैं? पद्माकर की हैं दोस्तों, याद रखेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे आपका सफरनामा हो गया, ठीक है, सफरनामा। तो सफरनामा किसकी रचना है पूछा जा सकता है आपको, पद्माकर की है, ठीक है। साथ ही साथ आपका राम रसायन, ठीक है, राम रसायन, राम रसायन किसकी रचना है? ये भी आपका पद्माकर की है। प्रबोध पचासा, प्रबोध, ठीक है, प्रबोध, प्रबोध पचासा किसकी रचना है? प्रबोध पचासा। तो ये भी दोस्तों पद्माकर की रचना है, ठीक है। हिम्मत बहादुर हो गया, गंगा लहरी हो गया, ठीक है, गंगा लहरी, गंगा लहरी किसकी रचना है? ये भी पद्माकर की। तो सारी रचनाएं याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है। आपको बताना है बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है। लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बकरी विलाप जो है ये दोस्तों किसकी काव्य कृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, किसकी काव्य कृति है, किसकी काव्य रचना है, बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है, याद रखेंगे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र से आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था, 1850 में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ठीक है, इनकी जन्म की बात करें, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1850 में, 1850 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इन्होंने दोस्तों कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया जो परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए इनने जो पत्रिकाएं निकाली, ठीक है, पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी जो पत्रिकाएं थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, पत्रिकाएं याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कवि वचन सुधा, आपने ये पढ़ा होगा कवि वचन सुधा। ठीक है, कवि वचन, कवि वचन सुधा। ठीक है, कवि वचन सुधा। ठीक है, तो कवि वचन सुधा जो है ये पत्रिका का संपादन किसने किया, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे, दूसरा है आपका बाला बुधनी। ठीक है, बाला बुधनी पत्रिका भी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगनीज मैगजीन है इनकी एक, हरिश्चंद्र मैगनीज। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगनीज। ठीक है, ये भी इनकी एक वो है रचना, सॉरी पत्रिका है, उसको भी याद रखेंगे। तो तीनों पत्रिकाएं याद रखेंगे, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, ये तीनों जो है पत्रिकाओं का संपादन किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो निधन हुआ वो कब हुआ। तो जन्म आपने देखा 1850 में हुआ, और निधन कब हुआ दोस्तों, इनका निधन हुआ इनका कब हुआ बताइए। इनका निधन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है निधन कब हुआ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी हैं, जैसे आपका भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा। ठीक है, ये रचना किसकी है, तो ये रचना है दोस्तों किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, कब लिखा इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, 1880 में। कब लिखा, 1880 में लिखा इसको। साथ ही साथ दोस्तों एक और इनकी जो रचना प्रमुख है वो है आपका अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी। ठीक है, ये अंधेर नगरी जो है दोस्तों इनका क्या है, ये हास्य जो है नाटक है, हास्य नाटक है अंधेर नगरी। तो इसको लिखा था 1881 में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों भारत दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी हो गया, और नील देवी हो गया, एक नाटक इनका नील देवी है, 1881 में लिखा उसको। और साथ ही साथ श्री चंद्रावली। ठीक है, श्री चंद्रावली जो है इनका एक नाटक है, ये भी याद रखेंगे, श्री चंद्रावली। ठीक है, श्री चंद्रावली जो है इनका एक जो है दोस्तों नाटक है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो इन सभी को याद रखेंगे। ठीक है, इनका विवाह जो है दोस्तों आपने पूरा पढ़ा होगा इनकी स्टोरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इनका विवाह जो है 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक है, कौन सी अवस्था में हो गया था इनका विवाह, 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। और
विवाह किसके साथ हुआ, यानी कि जो इनकी वाइफ थी कौन थी, तो मन्नू देवी। ठीक है, मन्नू देवी से इनका विवाह जो है दोस्तों 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इसका आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। आपको बताना है द्विवेदी युग का कवि इनमें से कौन है। ऑप्शन देखिए, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का, कौन इसमें से द्विवेदी युग का है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों, क्या हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल जो है दोस्तों, ठीक है, ये द्विवेदी युग के हैं दोस्तों। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल। स्नेही जो है दोस्तों, इनका क्या है, स्नेही इनका उपनाम है। ठीक है, उपनाम। ठीक है, तो दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, मैं फिर वही आपको जन्म और वो चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जन्म की बात करें तो गया प्रसाद शुक्ल का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1883 में। कहाँ हुआ था, यूपी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, जन्म। ठीक, और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपका 1972 में। कब हुई थी, 1972। ठीक है, इसमें क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्लियर है, दोनों चीज याद होगी। ठीक है, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे दोस्तों, गया प्रसाद शुक्ल। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके उपनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक उपनाम तो आपने देखा, स्नेही उपनाम। तो दोस्तों ये जो है गया प्रसाद शुक्ल जो है दोस्तों, ये उपनाम से अपनी जो है रचनाएं करते थे। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर स्नेही उपनाम से इन्होंने रचनाएं की। ठीक है, त्रिशूल उपनाम से भी इन्होंने दोस्तों रचनाएं की। किससे की, त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल भी उपनाम है किसका, गया प्रसाद शुक्ल का। ठीक है, त्रिशूल नाम से भी इन्होंने रचनाएं की। ठीक है, त्रिशूल उपनाम से। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने तरंगी उपनाम से भी जो है क्या की, रचनाएं की। तरंगी, तो ये तीनों क्या है, इनके उपनाम है। क्या क्या है, एक तो स्नेही हो गया, दूसरा त्रिशूल हो गया, तीसरा आपका तरंगी हो गया। ये तीनों उपनाम से रचनाएं करते थे। जैसे इन्होंने अगर जो इनके जो हास्य और व्यंग जो इन्होंने लिखे हैं, वो आपके किस उपनाम से लिखे हैं, वो तरंगी उपनाम से लिखे हैं। ठीक है, तरंगी में क्या है, तरंगी उपनाम में इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर उन्होंने हास्य और व्यंग के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो त्रिशूल है वो देशभक्ति के बारे में लिखा है त्रिशूल उपनाम से। ठीक है, स्नेही उपनाम से इन्होंने जो है कोमल व श्रृंगारिक विषय पर लिखा है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। क्लियर, साथ ही साथ दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए गया प्रसाद स्नेही की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आपका प्रेम पचीसी, पूछा गया है। ठीक है, प्रेम पचीसी। तो प्रेम पचीसी किसकी रचना है, ठीक है, ये है आपका गया प्रसाद शुक्ल की। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय वीणा। ठीक है, राष्ट्रीय वीणा ये किसकी रचना है, ये भी गया प्रसाद शुक्ल की है। साथ ही साथ आपका राष्ट्रीय मंत्र। ठीक है, राष्ट्रीय मंत्र और आपका त्रिशूल तरंग। ठीक है, त्रिशूल तरंग, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, गया प्रसाद शुक्ल की हैं, स्नेही की हैं। ठीक है, इनके उपनाम मैंने बता दिए, स्नेही, त्रिशूल और तरंगी, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा कवि सम्मेलन, जो कवि सम्मेलन होते हैं आपने आजकल देखे होंगे ना, जो कवि सम्मेलन होते हैं, तो कवि सम्मेलन की जो परंपरा है उसको आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। ठीक है, गया प्रसाद स्नेही जो है दोस्तों आपको याद रखना है, कवि सम्मेलन, जो कवि सम्मेलन होता है, ठीक है, कवि सम्मेलन, तो कवि सम्मेलन को दोस्तों प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इनको। ठीक है, कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है, गया प्रसाद शुक्ल को। ठीक है,
सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों, आंसर करेंगे नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है। आपको बताना है नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी है। इनमें से कौन सी रचना है जो खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है। इस तीनों रचनाएं जो है दोस्तों ये नागार्जुन की रचनाएं हैं, तो इनमें से कौन सी आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रहीन नग्न गाछ। मैंने बताया था आपको इसके बारे में पिछले आपकी प्रैक्टिस सेट में। देखिए पत्रहीन नग्न गाछ जो है ये रचना किसकी है? नागार्जुन की है। ठीक है, इसको दोस्तों खड़ी बोली में नहीं लिखा गया है, इसको किस में लिखा गया है आपको पूछा जा सकता है। पत्रहीन नग्न गाछ जो है दोस्तों, इसको नागार्जुन ने दोस्तों मैथिली भाषा में लिखा है, मैथिली में लिखा है इसको। ठीक है, मैथिली। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों नागार्जुन की बात हो रही है, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? मैंने बताया था आपको, नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर नागार्जुन के मैंने आपको उपन्यास बताए थे। ठीक है, कौन कौन से उपन्यास थे नागार्जुन के? जैसे रतिनाथ की चाची, विष कन्या, ठीक है, बलचन्मा, ये सारे जो है दोस्तों उपन्यास हैं इनके। ठीक है, साथ ही साथ कविताओं की बात करें तो बादलों को घिरते देखा है, ये इनकी कविता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, प्रगतिशील विचारधारा के लिए इनको जाना जाता है। तो सारे फैक्ट मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। जो इनकी जो इनका जो उपन्यास है, ठीक है, उपन्यासों की अगर हम बात करें, उपन्यास इनके नोट कर लेंगे। रतिनाथ की चाची, ठीक है, रतिनाथ की चाची पूछा जा सकता है। रतिनाथ की चाची उपन्यास किसका है? तो दोस्तों उपन्यास है नागार्जुन का। इनका वास्तविक नाम है दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, साथ ही साथ विष कन्या, ये पूछा गया था पहले, विष कन्या उपन्यास किसका है? ठीक है, विष कन्या ये उपन्यास किसका है? ये भी आपका नागार्जुन का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आपको बताना है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन देखिए, भामह ने, आनंदवर्धन ने, दंडी ने, या फिर कुंतक ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर 14 का? 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका आनंदवर्धन। ठीक है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आनंदवर्धन ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 14 का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बताना है अपनी कोल्यानंद की रचयिता बताना है। ठीक है, कोल्यानंद जो है ये रचना किसकी है? ऑप्शन देखिए, दंडी, भामह, पंडितराज जगन्नाथ, या फिर अप्पय दीक्षित। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए 15 का? कोल्यानंद के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्पय दीक्षित। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पर अप्पय दीक्षित की। ठीक है, अप्पय दीक्षित दोस्तों ये 16वीं शताब्दी के महान विद्वान और दार्शनिक रहे हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये संस्कृत विद्वान भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है दोस्तों आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण माने हैं। तो आपको बताना है आचार्य मम्मट। ठीक है, तो आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? 10, 5, 10, 15, 8, 3। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, कितने माने हैं? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 माने हैं। ठीक है, तो आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? काव्य गुण 3 माने हैं। कौन कौन से माने हैं? 3। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मम्मट ने दोस्तों 3 जो हैं गुण बताए हैं काव्य के। पहला है आपका माधुर्य। ठीक है, क्या है? पहला है माधुर्य। दूसरा है आपका ओज। क्या है? ओज। और तीसरा है आपका प्रसाद। ठीक है,
तीनों याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण जो है, काव्य गुण जो है किसने बताए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे मम्मट ने काव्य के 3 गुण बताए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ठीक है। जैसे आपका माधुर्य है, इसमें प्रेम श्रृंगार से संबंधित होता है, ठीक है। ओज में वीर रस की कविताएं होती हैं, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आचार्य मम्मट की बात करें तो आचार्य जो मम्मट है दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्यशास्त्र जो है, संस्कृत काव्यशास्त्र के ये विद्वान थे दोस्तों, ठीक है। इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों, उसको आपने याद रखना है। क्या है प्रमुख रचना इनकी? काव्य प्रकाश, ठीक है। काव्य प्रकाश आपको पूछा जा सकता है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश जो है ये आपका आचार्य मम्मट की रचना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये 3 गुण इनके काव्य गुण जो है मम्मट के अनुसार, इनको याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है दोस्तों, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। आपको बताना है शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा या फिर शब्द शक्ति? क्या हो जाएगा 17 का बताओ। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? लक्षणा कहलाती है, व्यंजना कहलाती है, अभिधा कहलाती है या फिर शब्द शक्ति कहलाती है? तो क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर? 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिधा, ठीक है। अभिधा का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाती है? अभिधा कहलाती है। अभिधा का अर्थ है दोस्तों शब्द की वह शक्ति जिससे उसका मुख्य शाब्दिक या प्रसिद्ध अर्थ समझा जाता है। इसे वाच्यार्थ या और क्या कहा जाता है? इसको वाच्यार्थ या आपका मुख्यार्थ, ठीक है, मुख्यार्थ दोनों याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों सरल भाषा में आप समझें तो सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए किसी शब्द को सुनकर या पढ़कर उसके सबसे सामान्य और सीधे अर्थ को समझने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभिधा कहा जाता है। क्लियर है? फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभिधा से आप कैसे समझेंगे? अभिधा किसे कहते हैं? अभिधा दोस्तों किसी शब्द को सुनकर या पढ़कर उसके सबसे सामान्य और सीधे अर्थ को समझने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अभिधा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, क्या है? दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम है। आपको बताना है दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, प्रतिदर्श, काव्य शास्त्र, काव्यार्थ, काव्यादर्श या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? तो 18 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर? काव्यादर्श, ठीक है। तो याद रखेंगे दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यादर्श है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दंडी की बात हो रही है तो दंडी कौन थे दोस्तों? ये एक संस्कृत साहित्यकार थे, ठीक है। क्या थे? संस्कृत साहित्यकार, ठीक है, संस्कृत साहित्यकार थे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचनाएं आपको पढ़ी हैं आप लोगों ने, ठीक है, पहले। जैसे आपका 10 कुमार चरित, ठीक है, पढ़ा होगा 10 कुमार चरित। ये तो बहुत जो है दोस्तों कॉमन है, आपने सभी ने पढ़ा होगा। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की है। काव्यादर्श जो है किसकी रचना है? दंडी की है, ठीक है। एक और इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। 10 कुमार चरित हो गया और काव्यादर्श हो गया, दोनों को याद रखेंगे। तीसरा जो है क्या है? देखिए तीसरा दंडी की जो रचना है तीसरी है, क्या है? अवंती सुंदरी कथा। क्या है? अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी कथा, ठीक है, अवंती सुंदरी कथा। ये रचना किसकी है? ये भी दंडी की है, ठीक है। सारी रचनाएं याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 है दोस्तों, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ठीक है, तो बांगरू जो है दोस्तों ये किस उपभाषा वर्ग में आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। क्या रहेगा राइट आंसर? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, किस में आएगा बांगरू? बताइए।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं। और आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो व्याकरण वाला पार्ट है, वो मैंने आपका जो है पहले ही करवा रखा है। आप चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए बांगरू जो है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की बोली है दोस्तों ये। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको बताया था, पश्चिमी हिंदी में दोस्तों कौन कौन सी आती हैं। पश्चिमी हिंदी में आपका एक तो बांगरू हो गया, ठीक है, साथ ही साथ खड़ी बोली आती है। ठीक है, क्या आती है, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। साथ ही साथ दूसरा याद रखेंगे, दूसरी कौन सी बोली आती है, ब्रज भाषा। ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा ये याद रखने आपको। ब्रज भाषा जो है ये भी आपका पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, बुंदेली, बहुत से नाम याद रखेंगे, ब्रज, बौ ब्रज भाषा, बौ बुंदेली, बौ बांगरू। ठीक है, तीन इसमें आते हैं, बुंदेली तीसरा, बुंदेली। ठीक है, बुंदेली। और इसके बाद कन्नौज। ठीक है, कन्नौजी। तो ये 5 जो हैं दोस्तों, ये 5 आते हैं आपके बोली, आपकी किस में आती हैं, ये पश्चिमी हिंदी में आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, बांगरू हो गया, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कभी कभी कौरवी पूछ देता है। ठीक है, अब उसमें ये मत समझे कि कौरवी कुछ अलग है। ठीक है, तो खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है, कौरवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौरवी, खड़ी बोली को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना है, खड़ी बोली को कौरवी उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक आपने देखा होगा, हरियाणवी बोलते हैं ना, हरियाणवी। ठीक है, तो हरियाणवी दोस्तों किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बांगरू को। ठीक है, बांगरू को क्या बोलते हैं, इसी को हरियाणवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर करें, सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी का हमने देख लिया कितनी इसमें आपकी बोलियां आती हैं। ठीक है, सभी याद रखने आपने, बांगरू, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 है दोस्तों, भोजपुरी जो है बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी जो है दोस्तों, आप जानती हैं भोजपुरी किस में आता है, भोजपुरी आता है आपका बिहारी हिंदी में। किस में आता है, बिहारी हिंदी। तो भोजपुरी के अलावा बिहारी हिंदी में और क्या आता है, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उत्पत्ति किससे हुई, किस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई, ये बताना है बिहारी हिंदी की। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। 20 का राइट आंसर, बिहारी हिंदी में क्या क्या आता है मैंने बताया आपको, एक भोजपुरी हो गया, दूसरा यहाँ पर नोट कर लें मगही, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये 3 किस में आते हैं, ये 3 आते हैं आपके बिहारी हिंदी में। ठीक है, तो दोस्तों उत्पत्ति की बात हो रही है, तो किस उपभ्रंश से उत्पत्ति हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, मागधी, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।